हमें क्या करना है कि रूटीन एक्शन के बारे में पता चलते ही हम तीन में से कोई भी टेंस बेटा यूज कर सकते हैं। या तो हमें यूज करना है रूटीन एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, एग्जांपल से भी समझेंगे बेटा इसी बात को, या बेटा हमें यूज करना है रूटीन एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और या यूज करना है रूटीन एक्शन के लिए बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। है तीनों इंडेफिनिट, तो तीनों में से कोई एक इंडेफिनिट हमें यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में तुम्हें पता ही है कि विल या सेल मॉडल में से किसी एक का यूज करते हैं, और उसके साथ मॉडल्स है तो मॉडल्स की वजह से बेस फॉर्म लिखनी होती है। फ्यूचर में तो पास्ट इंडेफिनिट में बेटा ओनली सेकंड फॉर्म यूज होती है। और बेटा मैं सभी को बता देता हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर आराम से फोकस रखना और बोर्ड पे देखते रहना। आपने जो पढ़ा हुआ है पहले बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर से भी क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या लॉजिक अलग से निकल के आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस हमारा अगर रूटीन एक्शन का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जा सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी जा सकता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी जा सकता है। ये बात बेटा मैं किस वजह से आपको बोल पा रहा हूं, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। जैसे देखो, अगर बेटा मैंने यहां पे लिखा ही ब्लैंक टू नोएडा, ही ब्लैंक टू नोएडा एवरी संडे, ही ब्लैंक टू नोएडा एवरी संडे। इस सेंटेंस के अंदर हमें यूज करना है कोई एक टेंस, लेकिन हमें इतना कंफर्म हो गया एवरी संडे की वजह से हमने इतना कंफर्म कर लिया कि जो एक्शन है हमारा वो कहीं ना कहीं रूटीन एक्शन है। वो एवरी संडे को कहां पर जाता है बेटा, नोएडा जाता है। अब इतना हमें पता है, लेकिन यहां पे आप जब सेंटेंस को देख रहे हो कि एवरी संडे ही ब्लैंक टू नोएडा एवरी संडे, हमारे पास यहाँ पे वर्ब फिल अप करने के लिए गो है ऑप्शन में। अब हम देख रहे हैं ही ब्लैंक टू नोएडा एवरी संडे। बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, जब तक हमारे पास सेंटेंस के अंदर सर्टेन टाइम ना हो, बेटा सर्टेन टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम ना हो, तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो एक्शन कब का है। और जब तक एक्शन के टाइम के बारे में बेटा नहीं पता चलेगा तो हम फिर टेंस का भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एवरी संडे हमने लिखा है बेटा, देखो एवरी संडे। अब ये एवरी संडे हमें पता नहीं वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर ये आज भी नोएडा जाता है एवरी संडे को तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट हमें क्या पता वो पास्ट में जाता हो, पहले हर संडे पास्ट में जाता हो। अगर ये पास्ट में जाता होगा तो ये पास्ट की हैबिट बन जाएगी बेटा उसकी। या फ्यूचर में जाने के लिए कमिट कर रहा हो कि मैं हर संडे को नोएडा जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के तीनों ही बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है जो ये डिसाइड कर सके कि ये जो एवरी संडे है बेटा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। जैसे ही हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो हम एक ऑप्शन का आंसर कर सकते हैं, वेंट गो विल गो। आर्यन मौर्य, बिल्कुल ठीक बेटा। अब देखो इसको, अगर हमने इस एवरी संडे को प्रेजेंट माना है तो हम ही के अकॉर्डिंग गोज यूज कर लेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। अगर हमें पता चले ये इसकी पास्ट की कोई हैबिट रही होगी, एवरी संडे पहले नोएडा जाता था, उस केस में हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, वेंट यूज कर लेंगे। और बेटा अगर ये कमिट कर रहा हो कि आने वाले टाइम में मैं एवरी संडे नोएडा जाऊंगा, तो उस सिचुएशन में विल गो यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरी संडे देखते ही हम क्या करते हैं, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जैसे ये सेंटेंस लिखा है इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लिया, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर लिया। तीनों ही बेटा सेंटेंस हमारे ठीक है, और तीनों के तीनों सेंटेंस बेटा अलग अलग मीनिंग कन्वे करेंगे। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर मीनिंग जितना इंपॉर्टेंस रखता है इतना बेटा ग्रामर की स्ट्रक्चर नहीं रखते। कोई भी सेंटेंस ग्रामर की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ठीक है, और अगर उसका मीनिंग बिल्कुल भी गलत है तो बेटा फिर वो गलत ही है। इस बात को देखो, एवरी संडे है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, इसमें आप कुछ भी आंसर कर सकते हो बेटा। मीनिंग चेंज होता रहेगा, कॉन्टेक्स्ट वेरी करता रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से। लैंग्वेज में यही होता है, जैसा आप लोग आंसर करोगे उसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है। और अगर मीनिंग हमारा लॉजिकल है तो आप आंसर कुछ भी कर रहे हो, सब सही है, क्योंकि टाइम हमारे पास पर्टिकुलर है नहीं। मैंने यहाँ पे बेटा गोज लिखा है ना, तो इट मीन्स एवरी संडे नोएडा जाता है कि अभी भी उसी की बात हो रही है। बट बेटा अगर मैंने यहाँ पे वेंट लिखा है ना, तो एवरी संडे वो नोएडा जाता था, ये उसकी पास्ट की हैबिट है। और बेटा अगर मैंने यहाँ पे विल गो लिखा है तो ये कमिट कर रहा है कि मैं हर संडे को नोएडा जाऊंगा, ये उसका हो जाएगा फ्यूचर की। अब कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आते हैं तो या तो बेटा इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, और एक ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि तीनों सही हो सकते हैं। बट अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस अगर आपके सामने लिखूं तो उसका आंसर देने की ट्राई करना बेटा, कोशिश करना उसका आंसर देने की। मैंने एक सेकंड सेंटेंस लिखा है, व्हेन आई वॉच
when I was living in Agra, when I was living in Agra, I blank to temple every day. लास्ट में बेटा every day. When I was living in Agra, I blank to temple every day. अब बेटा ये सेंटेंस है हमारा. अब ये सेंटेंस है. इस सेंटेंस में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक हिंट मिला हुआ होगा, जिस हिंट की वजह से आप आंसर कर पा रहे हो. और अब इस सेकंड वाले सेंटेंस में मोर देन वन आंसर नहीं हो पाएंगे बेटा, क्योंकि ये सेकंड वाले सेंटेंस में एक ऐसा हिंट है जिसने हमें भान दिया कि हम अब मजबूर हैं एक ही आंसर करने के लिए. अब आपको पता ही चल गया होगा. हिंट हमारे पास आ गया वॉज लिविंग से. व्हेन आई वाज लिविंग, इसका मतलब ये कब की बात कर रहा है बेटा, यहां से हमें पता चल गया पास्ट का रेफरेंस है. आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो उसका एंड भी पास्ट में होना चाहिए, मिडल भी पास्ट में होना चाहिए. ऐसा कोई रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो वो उसकी वजह यही होती है. ये अगर ये पास्ट का रेफरेंस है, वाज लिविंग पहले की बात कर रहा है, पास्ट का हमें रेफरेंस मिल गया, तो वो एक्शन भी पास्ट में हो रहा होगा उस टाइम पे. तो इसकी पास्ट की हैबिट क्या थी? पास्ट की हैबिट ये थी कि वो डेली टेंपल जाता था. इस सिचुएशन में हमें आंसर करना पड़ेगा वेंट. तो टोटली जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, वो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है बेटा, रूटीन एक्शन को आप इनडेफिनेट टेंस में लिखा करो. इनडेफिनेट टेंस में रूटीन एक्शन लिखा करो, क्योंकि रूटीन एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है. वो एवरी से, डेली से, इन चीजों से पता नहीं होता. ये एडवर्ब होती है टाइम की. तो जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, उनसे हमें ये कंफर्म नहीं होता वो प्रेजेंट के है, पास्ट के, फ्यूचर के. तब तक वो कंफर्म ना करके थे तब तक तीनों ही आंसर, इंग्लिश लैंग्वेज है इस वजह से तीनों ही आंसर हो सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे तो एट दिस टाइम की बात कर रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे तो उसकी पास्ट की हैबिट है. साथ ही साथ में एक बात बता देता हूँ, पास्ट की हैबिट के लिए काफी बार वो एक मॉडल्स भी यूज कर सकता है, यूज्ड टू. और जैसे ही मॉडल आपको यूज्ड टू दिखाई दे, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं गो, यूज्ड टू गो. तो अगर ये पास्ट की बात कर रहा है कि वो एवरी संडे टेंपल जाता था, तो तुमने वेंट यूज कर लिया. इस वेंट की जगह बेटा यूज टू गो भी लिख सकते हो, क्योंकि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए मॉडल यूज टू गो यूज होता है. कुल मिलाकर के बात यह है कि रूटीन एक्शन को हम किसी भी इंडेफिनेट में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा ही. जैसा आप आंसर करोगे उसका मीनिंग चेंज होता रहेगा, और मीनिंग चेंज होता रहेगा. वो मीनिंग आपका लॉजिकल होना चाहिए. बस इसी पे लैंग्वेज डिपेंड करती है. मीनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखा करो बेटा. और अगर आप मीनिंग को देखते भी हो ना, मीनिंग अगर किसी सेंटेंस का आप देखते हो तो उससे रिलेटेड आपको एक बेनिफिट और है. आप जब कोई भी एसेज वगैरह लिख पाओगे या इंग्लिश में स्पोकन में यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इन चीजों को लेकर के बहुत. जब मैं आगरा में रहता था तो रोज मंदिर जाता था. हाँ बेटा वही बात है, पास्ट का रेफरेंस मिल गया, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज यही है बेटा. अब देखो जैसे अगर हम मीनिंग की बात करें, देखो एक सेंटेंस में लिखता हूं, देखो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा. देखो आई हैव, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है बेटा, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में ना आए. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज में क्या है कि हमें दिमाग यूज करना पड़ता है. दिमाग अगर यूज करोगे तो रूल की मुझे लगता नहीं आपको नीड होगी. देखो, और अभी जैसा आपका एग्जाम बचा हुआ उसकी ध्यान रखना, आप उसी के ऊपर बार बार रिवाइज करते रहना. इसमें आज हम कुछ ऐसा निकाल के देखते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा अगर आ भी जाए हमारे सामने तो उसको हम डील कैसे करें. बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव गॉन टू आगरा. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ग्रामर के अकॉर्डिंग पूरी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है. यूज टू ईट बनाना, व्हेन आई वाज लिव इन पटना, व्हेन आई वाज लिविंग बेटा, लिविंग आर्यन हो रही है, व्हेन आई वाज लिविंग. अब आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, ये जो एग्जांपल, इस पे आ जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए. सबसे अच्छा एग्जांपल है ये आई हैव गॉन टू आगरा जो मैंने लिखा है. क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है बेटा? जब हम इसकी बात करेंगे तो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई हैव गॉन टू आगरा, मैं आगरा जा चुका हूं. और हैव गॉन कौन सा टेंस है हमारा बेटा? एक बार कमेंट करके बताओ जरा, हैव गॉन कौन सा टेंस है? मैं आगरा जा चुका हूं, कौन सा? हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट. सृष्टि बेटा सही कह रहे हो, बिल्कुल आर्यन जी, प्रेजेंट परफेक्ट. अब हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सेंटेंस भी हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक है. लेकिन बेटा फिर भी ये गलत है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है. अब रॉन्ग कैसे हो गया? जबकि आई भी लिखा है और आई के साथ हैव भी यूज हो रहा है, और हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म भी यूज हो रही है, और डेस्टिनेशन के लिए प्रेपोजिशन टू का भी यूज हो रहा है, और नेमिंग वर्ड नेम प्लेस आगरा हो गया, वो नाउन हो गया, उसके लिए आगरा भी लिख रखा है. ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है. अब हम कैसे पता करेंगे गलत है?
इनकरेक्ट, गो ओवर द इनकरेक्ट। हाँ बेटा गलत है, गलत देखो अभी ये हुआ कैसे है। हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है आई हैव गॉन टू आगरा, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी बेटा मीनिंग को लेके गलत हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करना, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे एक बार में भी। अब देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे आई लिखा है बेटा, अब मुझे ये बता दो ये सेंटेंस पढ़ करके कि आई हैव गॉन टू आगरा, इसमें आई जो है मान लेते हैं ये दिल्ली है, ये बेटा हमारी दिल्ली है और ये बेटा हमारा आगरा है। अब मुझे बता दो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो आई है इसकी लोकेशन क्या है, दिल्ली या आगरा? कमेंट एक बार इसी बात के ऊपर फास्ट करना है बेटा। ये आई जो है आई हैव गॉन टू आगरा, इसमें जैसे ये दिल्ली सिटी है और ये आगरा सिटी है, इस आई की हमें लोकेशन बतानी है। इस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आई फिलहाल कहां पर है, दिल्ली में आगरा में? जल्दी से एक बार कमेंट करो बेटा। आगरा में, आगरा में, ठीक है बेटा। अगर ये बेटा आगरा में है तो एक बार सोच के देखो, जब हम कहीं पे चले जाते हैं, जैसे ये कह रहा है मैं आगरा जा चुका हूं, तो लैंग्वेज में वहां पे हम क्या बोलेंगे, मैं आगरा जा चुका हूं या मैं आगरा आ चुका हूं? हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आगरा आ चुका हूँ। अब हमें पता है कि हम जैसे कहीं पे चले गए, आप अपने घर से चले गए कहीं सिटी चले गए, आपके पास किसी फ्रेंड का फोन आया, फ्रेंड ने आपको पूछा कहाँ पे रहो, आपने कहा कि मैं तो दिल्ली आ चुका हूँ, या ये बोलोगे मैं दिल्ली जा चुका हूँ। दिल्ली में ओके तो बेटा ये नहीं बोल पाओगे ना कि दिल्ली जा चुका हूँ, दिल्ली में ओके तो यही बोलना पड़ेगा कि मैं दिल्ली आ चुका हूँ। इसी तरह से आगरा में होकर के तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं आगरा आ चुका हूँ, ना कि मैं आगरा जा चुका हूँ। इस वजह से इस सेंटेंस का मीनिंग गलत है बेटा। मीनिंग गलत के होने की वजह से गोन की जगह हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कम का। अब ये लैंग्वेज बिल्कुल ठीक हुई है कि आई हैव कम टू आगरा, इसका मतलब अब निकल के आया कि मैं आगरा आ चुका हूँ, क्योंकि फिलहाल ये आगरा में प्रेजेंट है, और आगरा में प्रेजेंट होकर के कैसे कह सकता है कि मैं आगरा जा चुका हूँ, क्योंकि आगरा में तो है ही, और आगरा में अगर है तो गोन की जगह किसका यूज होना चाहिए, कम का यूज होना चाहिए। आ चुका हूँ हर्ष, बिल्कुल बेटा ठीक। अगर आप इस लेवल तक सोच पा रहे हो तो बेटा आने वाले टाइम में बहुत बेहतर कर पाओगे। इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, इंटरेस्टेड है, कुछ टाइम बाद आपको ये साइंस में नजर आएगी। आई हैव गॉन टू आगरा, बिल्कुल गोन की जगह बेटा क्या कर दिया, कम कर दिया। रीजन आपको मैंने समझा दिया। अगर किसी को फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो बाद में एक बार क्लास को दोबारा से देखना, रिवाइज करते टाइम समझ में आ जाएगा। आई केम टू आगरा ये बोल सकते हैं बेटा, आई केम टू आगरा। एक बच्चे ने आंसर किया है कि सर हैव गॉन को हटा के केम कर दे। हाँ बेटा केम कर सकते हो, केम कर दोगे तो पास्ट का चला जाएगा, लेकिन मेन जो मेरा पर्पस था वो गो को हटा कर ये कम का यूज करना था। क्यों? क्योंकि जो आई है इसकी लोकेशन आगरा में है, और आगरा में लोकेशन है तो आगरा में होकर के ये जाने की बात कैसे करेगा, आने की बात करेगा। इस वजह से देखो ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत हो गया, सॉरी मीनिंग के अकॉर्डिंग। अतः चौहान इनकरेक्ट। हाँ बिल्कुल बेटा। अब यहां तक हो गया, रूटीन एक्शन आपको बता दिया। ये चीज अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आई तो एक बार दोबारा से देखोगे तो डेफिनेट 100% सो 100% आ जाएगी बेटा। देखो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया रूटीन एक्शन हम किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, जिस टाइम का हमें रेफरेंस मिल जाएगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम रूटीन एक्शन लिख देंगे। प्रेजेंट का रेफरेंस है प्रेजेंट में, पास्ट का रेफरेंस है पास्ट में, फ्यूचर का रेफरेंस है फ्यूचर में। ये हमारा रूटीन एक्शन हो गया बेटा। आगे देखते हैं। हमने रूटीन एक्शन को इसमें लिख दिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है टेंस को लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार बिल्कुल फ्री हो जाओ, एक बार थोड़ी देर आई वेंट टू आगरा, बिल्कुल बेटा ये भी ठीक है, मैं आगरा गया। चलो छोड़ो अब इन कमेंट्स को, एक बार थोड़ी देर मैं अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक बार फोकस करो बेटा। दोबारा करोगे दोबारा से बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। एक बार एक कॉन्सेप्ट है अच्छा सा, उसके ऊपर एक बार फोकस करो। देखो किसी भी सेंटेंस में जब हम कोई भी एक्शन यूज करते हैं, एक्शन का मतलब आपको पता ही है, किसी भी सेंटेंस में जब हम कोई एक्शन यूज करते हैं बेटा, तो ये जो एक्शन है ना, ये बेसिकली दो तरीके के फीचर होते हैं इसके अंदर, दो तरीके से कैटेगरी कह सकते हैं। अब देखो जैसे एक्शन है, कोई भी एक्शन है, कुछ तो हमारी डेली रूटीन में या लाइफ में भी कुछ तो हम खुद भी देखते हैं, कुछ तो हमारे एक्शन ऐसे होते हैं बेटा जिनमें टाइम लगता है होने में, इसलिए हम उन एक्शन को नाम दे देते हैं कि वो एक्शन हमारे टाइम टेकन एक्शन है, टाइम टेकन एक्शन। कुछ एक्शन बेटा हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही क्विक एक्शन होते हैं, मूवमेंट में हो जाते हैं, उनको बेटा हम नाम दे देते हैं क्विक एक्शन। एक एक्शन हमारे पास टाइम टेकन है, एक एक्शन हमारा क्विक एक्शन है। दोबारा से सुनना, हम देख रहे हैं बेटा जो एक्शन होते हैं ना बेसिकली बिल्कुल
बिल्कुल बेसिकली दो टाइप के। एक तो बेटा टाइम टेकन, ऐसे एक्शन जो टाइम टेकन होते हैं, जिनको होने में टाइम लगता है। एक ऐसे एक्शन होते हैं जो बिल्कुल क्विक हो जाते हैं, क्विक एक्शन हो जाते हैं। इस एक्शन को लेकर के मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, उसके पीछे कुछ एग्जांपल्स मैं लिखूंगा, जब तुम आप आराम से कर पाओगे। देखो बस इतना और ध्यान रखना कि जो टाइम टेकन बेटा एक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि बेसिक सी बात है, जिस एक्शन को होने में टाइम लग रहा है तो कॉन्टिन्यूटी को तो शो करेगा ही, इस वजह से वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। क्विक एक्शन हमारे इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं बेटा, क्विक एक्शन हमारे इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। जो एक्शन टाइम लेता है, जो एक्शन जिस एक्शन में होने में टाइम लगता है बेटा, वो तो टाइम टेकन एक्शन हो गया, जिसको हम कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। जो क्विक एक्शन होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल से इसी बात को बताना चाहूंगा। बिल्कुल सिंपल से कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप आंसर आराम से कर दोगे। जैसे देखो, कमल, चलो प्रोनाउन से ही लिख देता हूं इसको, ही ब्लैंक क्रिकेट, ही ब्लैंक क्रिकेट, he blank cricket at 5 p.m. yesterday. At 5 p.m. yesterday. एक दूसरा सेंटेंस सिंपल सा ही लिखते हैं, he blank into the river. He blank into the river at 5 p.m. yesterday. बेटा दो सेंटेंस है हमारे पास, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है और बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से जो हम बातें सीखेंगे वो रियलिटी में इंटरेस्टिंग। अब देख रहे हो कि यस्टरडे ही ब्लैंक क्रिकेट एट 5 PM यस्टरडे। बेटा मैं ऑप्शन 2 ही लिखूंगा दोनों के लिए, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप जल्दी पकड़ लोगे। एक पहला ऑप्शन है वाज प्लेइंग, दूसरा ऑप्शन है प्लेट। बस ये दो ही ऑप्शन है पहले वाले के लिए। दूसरा जो सेंटेंस है उसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जंप्ड, और बेटा सेकंड ऑप्शन है वाज जंपिंग। बाकी दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट के हैं। अब पहले वाले सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, ही ब्लैंक क्रिकेट एट 5 PM यस्टरडे, इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान रखना बेटा, जिस भी बच्चे ने हमने भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान भी रखना। दोनों ही सेंटेंस में हमारे पास यस्टरडे है। यस्टरडे हमें पता है बेटा पास्ट का टाइम है, पास्ट के टाइम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ से एट 5 PM बेटा 1 मिनट के लिए हटा दूं, अगर एट 5 PM 1 मिनट के लिए हटा दूंगा तो आंसर आपका प्लेड भी हो जाएगा, ध्यान रखना जो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन बेटा देखो, यहाँ पे लिख रखा है यस्टरडे और यहाँ पे लिख रखा है एट 5 PM। अगर हमारे पास ये टोटल यस्टरडे है, ये टोटल यस्टरडे है, तो हमें पता है यस्टरडे के अंदर टोटल कितने आवर्स होते हैं बेटा, 24 आवर्स। इस 24 आवर्स के अंदर ये जो 24 आवर्स है, इन 24 आवर्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, और वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 5 PM। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है 5 PM, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें इस बंदे का स्टेटस बताना है कि यस्टरडे को 5 बजे ये जो ही है ये क्या कर रहा था। अब हमें पता चल गया यस्टरडे एक पास्ट का टाइम है, उसके साथ एक टाइम डिफाइन भी कर दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम जो एट 5 PM लिखा हुआ है। इस 5 PM पे यस्टरडे को, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यस्टरडे को ही की क्या स्टेटस थी। अब हमें पता है कि ये यस्टरडे को क्रिकेट के साथ कोई ना कोई एक्शन हो रहा था। अब एक्शन हमने ऑप्शन में लिख दिया प्ले। अब बेटा आप जानते हो, नहीं भी जानते तो ध्यान भी रखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो मैंने प्ले लिखा बेटा, ये प्ले हमारा टाइम टेकन एक्शन है, क्विक एक्शन है। अगर हम खेलते हैं तो उस खेलने में टाइम लगता है या फिर क्विक एक्शन है, एक बार कमेंट करो जरा, प्ले हमारा टाइम टेकन है या क्विक है। हाँ बेटा जल्दी से एक बार कमेंट करो जरा, प्ले जो है, प्ले एक्शन है, वो हमारा टाइम टेकन एक्शन है या फिर क्विक एक्शन है। वाज प्लेइंग जंप्ड। हाँ बेटा आंसर तो अभी डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले मैंने एक छोटी सी बात पूछी है कि जो प्ले है, प्ले हमारा टाइम टेकन एक्शन है या क्विक एक्शन है। टाइम टेकन, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, टाइम टेकन। हमें पता है टाइम टेकन एक्शन कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा तो हमारे पास आंसर आ गया वाज प्लेइंग। अब हमें पता चल गया ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM यस्टरडे।
यस्टरडे को 5 PM पर इसका क्या स्टेटस था, ये क्रिकेट खेल रहा था, वाज प्लेइंग। क्या यही सेम बात नीचे वाले सेंटेंस में भी हो सकती है? देखो जरा, इसके साथ साथ बेटा ये भी ध्यान रखना, यस्टरडे से जो हमने ये पढ़ा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है वो, लेकिन कब आएगा? जब एट 5 PM को मैं रिमूव कर दूंगा, उसने कल क्रिकेट खेला, तब आप प्लेड यूज कर सकते हो। लेकिन एट 5 PM क्या कर रहा है? टाइम को डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया जिसकी एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें ये बताना है उस वो जो ही है उसका क्या स्टेटस था। हमने लिख दिया पास्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि टाइम टेकन एक्शन था। क्या यही सेम बात हम नीचे वाले सेंटेंस में यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बेटा। देखो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्शन का नाम जंप है, और आपको पता है जो जंप है वो टाइम टेकन एक्शन तो है नहीं, बिल्कुल क्विक एक्शन है। अब ये कह रहा है कि ही ब्लैंक इनटू द रिवर एट 5 PM यस्टरडे। यस्टरडे को 5 PM पे इसने क्या किया? जंप किया। 5 PM पे कहां जंप किया? रिवर में जंप किया। क्विक एक्शन की वजह से यहाँ पे आंसर हो गया पास्ट इंडेफिनिट। टाइम टेकन एक्शन की वजह से यहाँ पे आंसर हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। स्ट्रक्चर दोनों सेंटेंस की सेम ही है, लेकिन देखो एक में आंसर वाज प्लेइंग आ रहा है, एक में आंसर जंप आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो चीजों को कि जो स्पीकर होता है ना वो हमें क्या बोलता है और लिसनर क्या सुनते हैं, उसके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। बोलने वाले ने क्या बोल दिया, हमने कुछ और समझ लिया तो हम कुछ अलग आंसर करेंगे। बोलने वाले ने गलत बोल दिया, हमने सही समझ लिया तब भी हम गलत करेंगे। उसने अगर सही बोला है, हमने गलत समझ लिया तो भी गलत करेंगे। कुल मिलाकर के लैंग्वेज में बस दो ही बंदों की बात चलती रहती है, स्पीकर, लिसनर। इसकी बात अगर हमने अच्छी सी सुनी है, लिसनर ने अच्छी सी सुनी है, तो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। इसलिए कोई भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट बेटा 2 बार पढ़ा करो, और कभी भी एक्साइटमेंट में, कभी भी एक्साइटेड होकर के जल्दबाजी में कोई भी आंसर मत किया करो। 2 बार पढ़ने के बाद काफी सारी जो चीजें होती है, जब पता चले कि यहाँ पे लूप होल है, तो वो भी कवर हो जाता है। तो वाज प्लेइंग और प्लेड, आई होप ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको समझाया ही आपका क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्टिंग की। रूटीन एक्शन बेटा हम देख पा रहे हैं किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। इसके लिए हमने, इसके पीछे रीजन क्या है उसके लिए एक एग्जांपल की मदद से हमने सीखा कि जिसमें भी लिखेंगे उसका ही मीनिंग हो जाएगा। रेफरेंस ना मिले तब तक हम दूसरे टेंस यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस था, पास्ट इंडेफिनिट आ गया है। यहाँ पर भी एवरीडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आया क्योंकि पहले से पास्ट का रेफरेंस है। तो कुल मिला के रूटीन एक्शन को इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, वो चाहे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो बेटा, चाहे हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बात तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस की है। दूसरा ये आई हैव गॉन टू वगैरह जो एग्जांपल था वो सिर्फ इतना बताने के लिए कि ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस अगर ठीक है तो जरूरी नहीं कि बेटा वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो, उसके लिए मीनिंग भी देखना पड़ता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया ये यस्टरडे को लेकर के, और यस्टरडे के पीछे का रीजन ये था कि एक्शन की बेसिकली 2 ही कैटेगरी है, टाइम टेकन एक्शन और क्विक एक्शन। टाइम टेकन एक्शन, यस सर, जी टाइम टेकन, हाँ बेटा थैंक यू बेटा। टाइम टेकन एक्शन हमें कॉन्टिन्यूस में लिखने पड़ते हैं। क्यों? उसकी वजह होती है जिस एक्शन के अंदर बेटा टाइम लगेगा होने में, जाहिर सी बात है उस एक्शन में कंटिन्यूटी तो होगी, और कंटिन्यूटी के लिए ही अगर वो एक्शन प्रोसेस में है तो फिर कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्विक एक्शन को हमें इंडेफिनिट में लिखना होता है। अब जैसा हमारा टाइम था उसके अकॉर्डिंग हमने टेंस यूज कर लिए। यस्टरडे का टाइम था, एक्शन हमारा टाइम टेकन था, वाज प्लेइंग लिख लिया। यस्टरडे का टाइम था, एक्शन हमारा क्विक एक्शन था, तो पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने यूज कर लिया। अब एक एग्जांपल और मैं लिख कर देखता हूं, क्या आप आंसर कर पा रहे हो? एक एग्जांपल और लिखते हैं बेटा, देखते हैं आप आंसर कर पा रहे हो क्या, फिर उससे अगले कॉन्सेप्ट पे फिर बढ़ेंगे। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ए क्रोकोडाइल ब्लैंक हिम हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बेटा आप लोगों की, क्योंकि आप काफी जब बच्चे की अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस क्लियर हो जाता है ना, वो टेंस को पहचान लेता है और उनको ये पता चलता है कौन सी वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में। जैसे आप लोगों की हो रखी है, आपके नंबर देखे मैंने, मार्क्स देखे कितने अच्छे आए हुए थे, तो उसके बाद ये चीजें वो आराम से पकड़ लेता है। क्योंकि है ना एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे डाल ही देता है जो कंफ्यूज करने के लिए कि ये इसमें क्या आना है, जो बाकी पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाते हैं। लेकिन अगर 2-4 क्वेश्चन डाल भी देता है तो उसको हम किस तरह से डील करें, किस तरह से टैकल करें, हम इसी क्लास में आज एक बार थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। एक सेंटेंस लिखा है मैंने बेटा, एक क्रोकोडाइल ब्लैंक हिम व्हेन ही
blank in the river. In the river. A crocodile blank him when he blank in the river. अब बेटा इसके लिए मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप देखना, बस एक ही बात दिमाग में रखना कि टाइम टेकन और क्विक एक्शन की जो हमने बात की थी कि टाइम टेकन एक्शन हमारे लिखे जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में और क्विक एक्शन हमारे लिखे जाते हैं बेटा इंडेफिनेट में। अब व्हेन यूज किया है तो पास्ट का ही रेफरेंस है, उसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो जरा बेटा। सॉरी ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन देखो अटैक है, सेकंड ऑप्शन बेटा वाज प्लेइंग है, सॉरी वाज स्विमिंग है, सेकंड ऑप्शन बेटा वाज स्विमिंग। इसी तरह से बेटा सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन हमारा अटैक्ड है फर्स्ट ब्लैंक के लिए, और सेकंड ब्लैंक के लिए दोबारा से सेम ही ऑप्शन है हमारा वाज स्विमिंग। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे लिए, उसके लिए मैं फिर आंसर करना, मैंने पहला ऑप्शन दिया वाज अटैकिंग, और दूसरे के लिए भी वाज स्विमिंग, और लास्ट ऑप्शन हमारा है फर्स्ट ब्लैंक के लिए बेटा हमारे पास अटैक्ड है, और सेकंड ब्लैंक के लिए बेटा हमारे पास इज स्विमिंग है। और इससे पहले बेटा हमने जो डिस्कस किया था उसके बेस के ऊपर ही, उसके ऊपर ही डिपेंड ये सेंटेंस कर रहा है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, आंसर भी आगे देखो कितनी अच्छी बात है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसके पीछे पीछे आंसर भी आने लगे। देखो ये हमारा सेंटेंस है बेटा कि एक क्रोकोडाइल ब्लैंक हिम व्हेन ही ब्लैंक इन द रिवर। इससे पीछे हमने क्या डिस्कस किया है, जो एक्शन हमारा टाइम टेकन होता है बेटा उसको हम कॉन्टिन्यूअस में लिख देते हैं, जो एक्शन बेटा हमारा क्विक होता है उसको हम इंडेफिनिट में लिख देते हैं। अब वो एक्शन कब का है उसके लिए हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे यस्टरडे था, यस्टरडे पास्ट को शो कर रहा है, वहां पे व्हेन शो कर रहा है। तो अब अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आपने जो आंसर किए बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन सभी का सही है बेटा, बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छे जा रहे हो। देखो अटैक हिम, यहां पर हमें अटैक का यूज करना है और यहां पे हमें उस इंसान की स्टेटस को शो करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे रिवर के अंदर वो स्विम कर रहा था बेटा, रिवर के अंदर स्विम कर रहा था, तो उसकी जो स्विमिंग थी वो तो पहले से प्रोसेस में थी, स्विम करना तो पहले से प्रोसेस में था। अगर स्विम करना उसका पहले से बेटा प्रोसेस में था तो हमें पता है स्विम करना एक टाइम टेकन एक्शन है, टाइम टेकन एक्शन होने की वजह से तो स्विम वाला जो एक्शन है वो तो बेटा हमारा चला गया कॉन्टिन्यूअस में, तो इसके लिए तो बेटा हम जो टेंस लिख पाएंगे वो कॉन्टिन्यूअस लिख पाएंगे। अब एक एक्शन हमारा पहले से ही प्रोसेस में है, प्रोसेस में कौन सा एक्शन है, रिवर में स्विम करना। अब ये एक्शन प्रोसेस में है, जैसे ही ये एक्शन हमारा प्रोसेस में है उसी दौरान एक दूसरा एक्शन हो जाता है बीच में सडनली, और सडनली दूसरा एक्शन क्या हुआ, क्रोकोडाइल ने उसको अटैक कर दिया। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब वह नदी में, जब वह रिवर में स्विम कर रहा था उस टाइम क्रोकोडाइल ने उसको अटैक किया। अब पहले से जो प्रोसेस में प्रोसेस में जो हमारा एक्शन था कि रिवर में स्विम करना, उसको हमने कॉन्टिन्यूअस में लिख दिया। उसकी वजह आपको पता ही है, स्विम करना टाइम टेकन एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, जो कि हमने लिख दिया। बीच में क्या है कि क्रोकोडाइल ने उसको अटैक किया। अब क्रोकोडाइल ने जो बीच में अटैक किया, तो क्रोकोडाइल का अटैक करना हमें पता है, ये जो एक्शन है ये हमारा टाइम टेकन एक्शन तो है नहीं, क्विक एक्शन है। क्रोकोडाइल का अटैक करना क्विक एक्शन है। अब ये क्विक एक्शन हमारा इंडेफिनिट में जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है उसमें अटैक लिखा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसका लेना नहीं है क्योंकि पास्ट का रेफरेंस है। इसका आंसर आपको पता ही चलेगा, जैसे कितने बच्चों ने आंसर किया है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्योंकि जब यहाँ पे हम अटैक्ट आंसर करेंगे तो पता चल जाएगा क्रोकोडाइल ने अटैक किया, और अटैक करना क्विक एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। अब अटैक कब किया, जब वो नदी में स्विम कर रहा था, और स्विम करना हमारा टाइम टेकन एक्शन है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बना दोगे, और कॉन्टिन्यूअस बना दोगे तो बेटा लिखना पड़ेगा व्हेन ही वाज स्विमिंग। तो बेटा ये सेंटेंस है। अब आपको एक ही छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से आपको देखना कितनी बातें आपने सीखी है। खाली ओनली एक छोटी सी इसी बात के ऊपर आपने देखो 2-3 बातें सीख ली कि एक्शन हमारे टाइम टेकन होते हैं और क्विक होते हैं। अब आपको पर्टिकुलर किसी टेंस को देखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ये पता होता है कि एक्शन का नेचर कैसा है, तो एटलीस्ट हम ये तो जान जाते हैं कि अगर एक्शन हमारा टाइम टेकन है तो वो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। लिखे गए 4 ऑप्शन में से कम हम एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाएंगे कि जो कि कॉन्टिन्यूअस में नहीं मिलेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूअस में नहीं मिलेंगे
दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे इसके इसके बेनिफिट से। ये हमें हेल्प करेगा। टाइम टेकन एक्शन कॉन्टिन्यूस में जाते हैं, लिखा हुआ एक्शन अगर हमारे सामने टाइम टेकन है, ऑप्शन में देखेंगे कॉन्टिन्यूस कौन कौन सा नहीं है, वो तो एलिमिनेट ही हो गए। तो ये हमें हेल्प भी करते हैं। आगे कॉन्सेप्ट बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट में। सबसे पहले हमने रूटीन एक्शन देखा बेटा, रूटीन एक्शन हमने देखा। रूटीन एक्शन प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, बस इंडेफिनिट होना चाहिए। जैसा हम रूटीन एक्शन जिसमें भी यूज करेंगे उसका मीनिंग वैसे ही कन्वे करेगा। कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी, मीनिंग भी बदल जाएगा। रूटीन एक्शन के बाद हमने डिस्कशन किया कि एक्शन जो हमारे होते हैं वो बेसिकली टाइम टेकन होते हैं, क्विक एक्शन होते हैं। टाइम टेकन एक्शन बेटा हमारे कॉन्टिन्यूस में लिखे जाते हैं, किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसमें टाइम टेकन एक्शन लिखे जाते हैं। इंडेफिनिट में बेटा क्विक एक्शन लिखे जाते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके पीछे हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ देखे, एक एग्जाम्पल बेटा हमने यहाँ पे देखा, और एक लास्ट एग्जाम्पल में लिखूंगा आप लोगों के लिए। अगर उसका आंसर सही कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है बेटा। एक छोटा सा और जो आपके आरएमएस में शायद आया भी हुआ होगा पीछे, अभी एक लिखते हैं। देखो अगर कई बार क्या होता है, कई बार हम एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही, जैसे बेटा मैंने लिखा ही ब्लैंक फ्रॉम। इसमें बेटा बस मैं आपकी ये देखना चाहूंगा कि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स, कितनी वर्ब्स की फॉर्म ऐसी हैं जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान भी है, बता भी पाओगे। ही ब्लैंक फ्रॉम द टेरेस when he was playing with his friends, when he was playing with his friends। ये सेंटेंस है बेटा हमारा। he blank from the terrace when he was playing with his friends। ये सेंटेंस है बेटा। अब इस सेंटेंस के लिए मैं हाँ ऑप्शन बेटा ऑप्शन लिखता हूँ। अभी एक बार ऑप्शन लिखते हैं इसी सेंटेंस के लिए। पहला ऑप्शन बेटा हमारा फाल है, सॉरी फॉल्स है, फाल ही बेटा, क्योंकि फॉल्स तो सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेगी, वो तो आप पकड़ ही जाओगे वैसे भी। सेकंड ऑप्शन है बेटा फेल, सी ऑप्शन है हमारा बेटा फेल्ट, FELLED। चलो एक लास्ट ऑप्शन लिख ही देते हैं, फेल्स। अब यहां से मुझे मेरी उम्मीद ये है कि यहाँ से बस मेरा जो पर्पज है वो ये पता करना है बेटा कि आप लोग इसमें क्या आंसर कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल एंड फेल। बी 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 सी 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 बी। चलो बहुत अच्छी बात है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है हमारा बी, वो बिल्कुल ठीक है बेटा, बी वाला बिल्कुल ठीक है। अब एक तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसी लॉजिक पे, इसी एक ही बात पे चल रहे थे। देखो एक बात पे कितने क्वेश्चन डील हो रहे हैं, टाइम टेकन और क्विक एक्शन। अब हमारे सेंटेंस में अगर हम आए और आकर के हम देखेंगे कि हो क्या रहा है, तो देखो इधर सेंटेंस कह रहा है व्हेन ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, व्हेन ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। अब हमें पता है प्ले एक ऐसा एक्शन है जो टाइम टेकन एक्शन है। टाइम टेकन एक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस में लिखे जाते हैं, जो कि हमने कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, कि जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अच्छा, जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था उस टाइम क्या हुआ, वो टेरेस से नीचे गिर गया। ही ब्लैंक फ्रॉम द टेरेस, उस टाइम क्या हुआ, टेरेस से नीचे गिर गया। अब हमें पता है नीचे गिरना वो एक क्विक एक्शन है, खेलना वो एक टाइम टेकन एक्शन है। टाइम टेकन एक्शन को कॉन्टिन्यूस में लिख दिया, क्विक एक्शन के लिए हमें इंडेफिनिट चाहिए। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो आगे से ध्यान भी रखेगा बेटा। देखो एक वर्ब होती है हमारे पास फॉल, और बेटा एक वर्ब होती है हमारे पास फेल। फॉल बेटा हमारी ट्रांजिटिव, फॉल जो होती है बेटा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्ब ऊपर वाली है इंट्रांजिटिव होती है, और फेल जो बेटा होती है हमारी ट्रांजिटिव। फेल जो होती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म बेटा फेल्ड होती है। फाल की सेकंड फॉर्म बेटा फेल होती है, फाल फेल फालन, फेल फेल्ड और फेल्ड। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये वाली जो है ना फाल फेल फालन, बेटा ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का नेचर होता है इंट्रांजिटिव का। इस वर्ब का जो नेचर होता है ना बेटा वो इंट्रांजिटिव का होता है। ये वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की होती है, और ये जो फेल फेल्ड फेल्ड है बेटा ट्रांजिटिव की नेचर की होती है, ट्रांजिटिव नेचर की। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से आप ये समझना, जिस बच्चे को पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता तो बस एक ही छोटी सी बात हो, एक बार समझ लेना।
बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनके बाद उनके खुद के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। डायरेक्ट जिस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वो हम ट्रांजिटिव कह देते हैं। इंट्रांजिटिव बेटा वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब इस ब्लैंक में आप जो भी वर्ब यूज करोगे वो इंट्रांजिटिव ही होगी। क्यों होगी इंट्रांजिटिव? क्योंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन आ रही है। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर दो ही चीजों के होते हैं बेटा, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन का। और ऑब्जेक्ट होते क्या है? सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट होने का काम कौन कौन कर सकता है? या तो बेटा नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। नाउन और प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट या तो प्रेपोजिशन के होते हैं या वर्ब के होते हैं। अब यहाँ पे हमने वर्ब जो यूज करनी है वो बेटा इंट्रांजिटिव रहेगी, क्योंकि फाल का मतलब बेटा गिरना, फाल का मतलब गिरना होता है। फैल का मतलब बेटा गिराना होता है। अब गिराने में और गिरने में डिफरेंस होता है कि इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, ये ऑटोमेटिक है फाल, गिरना। अब हमें पता है कि एक एक्शन हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख दिया क्योंकि ये टाइम टेकन एक्शन था कि जो वो खेल रहा था उस टाइम क्या हुआ? वो टेरेस से गिर गया। अब गिरने का एक्शन है वो भी कंप्लीट है, लेकिन हमें पता है गिरने का एक्शन एक क्विक एक्शन है, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। अब फाल की सेकंड फॉर्म हम देखते हैं तो फैल है बेटा, तो आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग फैल, सेकंड ऑप्शन हो गया। फाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेगी, यूज हो सकती है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस है। फेल्ड बेटा ये यूज हो सकती थी, बट इसका मतलब गिराना होता है, गिरना नहीं होता है। अगर किसी फ्रेंड ने इसको गिराया होता तो हो सकता है ये यूज हो सकती है, बट ये नेचर में हमारी ट्रांजिटिव है, इस वजह से नहीं हो पाई। फेल्स बेटा फिर से लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्ब सिंगुलर है। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है, वो एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सेंटेंस का रेफरेंस हमारे पास पास्ट का है, इस वजह से यहाँ पे ही वाज प्लेइंग क्योंकि टाइम टेकन एक्शन है, ये इंडेफिनिट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में क्योंकि क्विक एक्शन है, तो यहाँ पे फेल हो गया। अगर यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो रही हैं तो बहुत अच्छी क्लास जा रही है बेटा, बिल्कुल। सर फेल्ट किसकी होती है? तेजस्वी बेटा फेल्ट फील की होती है, FEEL फील, सेकंड फॉर्म फेल्ट और थर्ड फॉर्म अगेन फेल्ट। फील बेटा एक तरह से वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है। परसेप्शन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाती नहीं है, ओनली जेरेंड बनाती है। अब एक लास्ट सेंटेंस लिखते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको कहीं पे मैं हिंट नहीं दूंगा कि कौन सा टेंस है, उसको क्या कौन कौन बच्चा आंसर कर पाएगा वो देखते हैं। देखो सेंटेंस है सीइंग, SEEING, द वाउंडेड बर्ड, wounded bird, seeing the wounded bird, see blank her mother। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद से चूज करना है कौन सा आंसर आएगा। बेटा एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे मैंने सीइंग लिखा तो कई बच्चों के डाउट ये रहेगा क्योंकि हमने सी का तो ING कभी पढ़ा ही नहीं, सी का सीइंग तो होता ही नहीं है। तो मैं बेटा बता देता हूँ, सी एक वर्ब होती है परसेप्शन की। परसेप्शन की जितनी भी वर्ब्स होती हैं बेटा वो कॉन्टिन्यूस टेंसेस नहीं बनाती। कॉन्टिन्यूस टेंस कब बनता है? जब इसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सीइंग के साथ इज सीइंग, एम सीइंग, आर सीइंग, वाज सीइंग, वर सीइंग, तो हम इसको कॉन्टिन्यूस बना सकते थे। लेकिन हमें पता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कौन सी होती हैं? जैसे आंखों से देखना होता है, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, नो, वांट, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बेटा, ये एक नाउन फॉर्म है जो जिरेंट का काम कर रही है। कॉन्टिन्यूस टेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लिखे जाते, आप लोगों को सभी को पता है, बेसिक सी बात है। अब देखो वो सेंटेंस ये कह रहा है सीइंग द वाउंडेड। अब मैंने पहले ऑप्शन लिखा कोल्स, सेकेंड ऑप्शन लिखा कोल्ड, तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने इज कॉलिंग, लास्ट ऑप्शन कोई भी लगा लो, मान लो नन ऑफ द अबव लिख दिया, नन ऑफ दीज। अब ये कह रहा है कि जो वाउंड वर्ड है उसको देख करके उसने कोई दूसरा एक्शन किया, इस एक्शन के अकॉर्डिंग इसने इस एक्शन को किया है, इसके बिहाफ पे ये दूसरा एक्शन हुआ है, सीइंग द वाउंडेड बर्ड सी ब्लैंक हर मदर। तो वाउंडेड बर्ड को देखकर उसने क्या किया? कॉल किया या बुलाया, अपनी मदर को बुलाया। अब आपको पता है ये जो टाइम टेकन एक्शन है या क्विक एक्शन है? अब सभी जानते हैं क्विक एक्शन है, क्विक एक्शन है उसके लिए इंडेफिनिट चाहिए, इंडेफिनिट चाहिए कॉल। हाँ बेटा कॉल, जिसने भी कॉल किया है उसका कॉल हो गया। अब कुल मिलाकर के यहां तक हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, क्या टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग।
अभी 15 मिनट है, 15 मिनट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात का क्वेश्चन पूछूंगा, आप वो उसका एक बार आंसर भी करना, क्योंकि वो जो सेंटेंस है ना वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। और ये लास्ट ही सेंटेंस है बेटा आज के लिए, जो ये सेंटेंस लिख रहा हूँ ये लास्ट ही है, और ये इतना अच्छा सेंटेंस है, आप खुद एक बार सोच के बताना। जब अगर मैंने सेंटेंस में ये लिखा बेटा, ही हैज रिटन होम, ही हैज रिटन होम, तो बेटा एक बार ये बताओ जरा, पढ़े हुए हैं सभी, ये एक्शन हमारा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ही हैज रिटन होम सेंटेंस हमारा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? एक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ इसमें? ही हैज रिटन होम में एक्शन हमारा कंप्लीट है या नहीं है? दीपांजल मिश्रा, बेटा एक बार रिवाइज करके देखना दोबारा सा, बहुत अच्छे। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, बिल्कुल ठीक, ठीक बेटा ठीक, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अरे बेटा सेंटेंस तो कंप्लीट है, इसके अंदर एक्शन क्या है? सी हैज रिटन, सॉरी ही हैज रिटन होम का मतलब क्या है? वो घर पे है या नहीं है? कंप्लीट, कंप्लीट। बस ये बताओ, ही हैज रिटन होम को पढ़ के मुझे ये बताओ, वो घर पे आ चुका वापिस या नहीं आ चुका वापिस? इनकम्प्लीट, 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 कंप्लीट, कंप्लीट, हाँ ठीक है बेटा कंप्लीट है। देखो इस बात से समझ जाओगे। अगर आप ये बोल रहे हो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, अगर आप ये बात बोल रहे हो बेटा आई हैव डन माई होमवर्क, इससे मैं क्या समझू? क्या आपने होमवर्क किया है नहीं किया? हाँ कर चुका, मैं अपना होमवर्क कर चुका, तो वो ही सेम ही बात बेटा यहाँ पे, ही हैज रिटन होम, क्या वो घर वापिस आ चुका नहीं आ चुका? कंप्लीट, हाँ बिल्कुल बेटा आ चुका। अब इस दोनों ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब हम इन दोनों सेंटेंस की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? आई हैव डन माई वर्क, माई होमवर्क में हम देख पा रहे हैं कि एक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूरा कर चुका हूं, एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ही हैज रिटर्न होम, वह घर वापिस आ चुका है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें भी हमारा एक्शन हमारा कंप्लीट है। अब दोनों ही सेंटेंस में हमारा एक्शन कंप्लीट है, थोड़ा ट्रिकी जरूर है बेटा, ध्यान से देखो। अब दोनों ही सेंटेंस में हमारा एक्शन कंप्लीट है, ही हैज रिटर्न होम, आई हैव डन माई होमवर्क, दोनों में एक्शन कंप्लीट है। अब एक बात सोच के देखो, और आपका आंसर आना चाहिए कमेंट में जो मैं पूछ रहा हूं वो, जब यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है और यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, आपको पता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। ये कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट। वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट है। और बेटा एक्शन अगर हमारा कंप्लीट है, एक्शन अगर कंप्लीट है तो एक्शन किस में चला गया होगा? पास्ट में। एक्शन अगर कंप्लीट है तो एक्शन किस में चला गया? पास्ट में। एक्शन अगर कंप्लीट है तो वो पास्ट में जाना चाहिए, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज कर पा रहे हैं? सोच के देखो जरा इस बात को। हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है, प्रेजेंट का टेंस हमने कैसे यूज कर लिया? जब एक्शन हमारा पास्ट में गया तो एक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हमें पता है कि एक्शन की दो ही स्टेटस होती है, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो पास्ट में जाना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कर रहा है यहाँ पे? एक्शन हमारा पास्ट का है तो बेटा टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट का है तो पास्ट में ही होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया हमने। ही हैज रिटन होम, आई हैव डन माई होमवर्क। कैसे लिख सकते हैं पास्ट के एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो हमें प्रेजेंट का ही टाइम चाहिए बेटा। हाँ बेटा बस एक बार सोच के देखो, जिरेंड क्या होता है बेटा? जिरेंड होता है जब वर्ब की फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो नाउन की तरह काम करने लग जाता है, वो जिरेंड ही होता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो तुरंत खत्म हुआ है। स्तुति कुमारी, बेटा तुरंत खत्म कितनी देर पहले माने? 1 सेकंड पहले खत्म हुआ है, 10 सेकंड पहले खत्म हुआ है, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, कितना टाइम मानेंगे हम? बेटा ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना वो तुरंत, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड नहीं लिखा जस्ट। अगर मैंने जस्ट लिखा होता तो हम कह सकते थे तुरंत खत्म हुआ है, रिसेंटली लिखता, ऑलरेडी लिखा, ऐसा कुछ लिखता तो पता चल जाता। अब हम कैसे कह सकते हैं अभी खत्म हुआ है? टाइम कम है तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ और समझ के चलना है मैं इसको। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका हमने यूज तो कर लिया, जबकि हम पता है एक्शन भी हमारा कंप्लीट है, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ से बस यही ध्यान रखना है बेटा आपको, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है ना, उस सिचुएशन में यूज करते हैं बेटा जब कोई एक्शन हमारा पास्ट में होता है, कोई एक्शन हमारा पास्ट में होता है और उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट में होता है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। एक्शन हुआ पास्ट में, इफेक्ट प्रेजेंट में,
घर से वो घर वापिस आ चुका, इसका मतलब प्रेजेंट में वो घर पे है। पहले कहीं गया हुआ था, पास्ट में पहले कहीं गया हुआ था, अब वो घर पे है। तो पास्ट का एक्शन अगर इफेक्ट करे प्रेजेंट को तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देता हूं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी बिकॉज, सी इज हैप्पी बिकॉज। चलो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं सिंपल सा ही, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी बिकॉज इंडिया, वी आर हैप्पी बिकॉज इंडिया ब्लैंक द मैच। हम खुश हैं क्योंकि इंडिया मैच जीत चुकी है। हमने देखा होगा ना एशिया कप का फाइनल, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। अब वो हो लिया, मैच भी खत्म हो गया, मैच का रिजल्ट भी आ गया, जीत भी गई। अब ऑप्शन देखना जरा, पहला ऑप्शन है वोन, दूसरा ऑप्शन है हैड वोन, तीसरा ऑप्शन है हैज वोन, लास्ट ऑप्शन बेटा कोई भी मान लो, जैसे अभी के लिए नन ऑफ द अबव लिख देते हैं। जो हमें समझाना है उसके ऊपर आप फोकस करोगे, जल्दी पकड़ जाओगा। तो देखो अब हमें पता है वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हमारा जो खुश है वो कौन से टाइम में है? हम जो खुश हुए बेटा वो कौन से टाइम में खुश हुए? देखो जरा, हम बेटा खुश हुए प्रेजेंट में। हम कब खुश हैं? प्रेजेंट में। आज हम खुश हैं, लेकिन ये खुश है, जो हम खुश हैं ये हमारा रिजल्ट है हैप्पी का। जो हम हैप्पी हैं उसका रिजल्ट, हैप्पी होना हमारा रिजल्ट हो गया बेटा। वोन वोन बेटा वो गलत जा रहे हो ना, तभी समझा रहा हूं। देखो हैप्पी होना बेटा हमारा रिजल्ट हो गया। प्रेजेंट में हम हैप्पी हैं, पास्ट में कोई ना कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से रिजल्ट प्रेजेंट में कैरी होके ये आया कि हम हैप्पी हैं। पास्ट में क्या हुआ बेटा? पास्ट में इंडिया ने मैच जीत लिया। अब मैच जो जीतना था ना वो पास्ट का इवेंट था। कब का इवेंट था बेटा? पास्ट का इवेंट था। लेकिन मैच जो पास्ट में हुआ उसका रिजल्ट का इफेक्ट हमारे प्रेजेंट पे है। मैच इंडिया ने जीता पास्ट में, उसकी वजह से हम प्रेजेंट में खुश हैं। इट मींस एक्शन हमारा पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट कैरी होके आ रहा है प्रेजेंट में। और अभी अभी मैंने बोला था अगर एक्शन हमारा पास्ट में हुआ उसका इफेक्ट कैरी होके प्रेजेंट में आ रहा है। एक्शन पास्ट में हुआ, इफेक्ट प्रेजेंट में। और जिस भी सेंटेंस के अंदर ये सिचुएशन बनती है पास्ट प्लस प्रेजेंट, एक्शन पास्ट का है, इफेक्ट कैरी हो रहा है प्रेजेंट में, वहां पे यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इस वजह से इस सेंटेंस का आंसर होगा बेटा हैज वोन। वी आर हैप्पी बिकॉज इंडिया हैज वोन द मैच। हैड वोन तो नहीं हो पाएगा, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि पास्ट परफेक्ट को विदाउट पास्ट ऑफ पास्ट यूज नहीं कर पाएंगे। ए बेटा बिल्कुल गलत हो गया। हाँ सी बिल्कुल सी। ए तब आंसर हो सकता था बेटा अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता, इंडिया ब्लैंक द मैच, इंडिया ब्लैंक द मैच 2 days ago, इंडिया ब्लैंक द मैच 2 days ago। अगर मैं ये लिखता कि 2 दिन पहले इंडिया ने मैच जीता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, वोन। इस सिचुएशन में बिल्कुल ठीक आंसर है वोन। लेकिन आप देख पा रहे हो ये लिख रखा है वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हैप्पी होना प्रेजेंट की बात है, एक्शन हमारा पास्ट का है। पास्ट में कोई ऐसा एक्शन हुआ जिसका रिजल्ट हमारे प्रेजेंट पे आकर इफेक्ट हुआ है, उस वजह से हमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, हैज वोन। बिल्कुल बेटा हैज वोन। ए ऑप्शन हो सकता था जब ओनली पास्ट की बात करता है। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए हमारा टेंस बना हुआ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि हमने यूज किया है। यही कहानी यहाँ पे है, एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, इस वजह से हम लिख पा रहे हैं इसको। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये लास्ट वाली जो 5-7 मिनट में मैंने बात समझाई है प्रेजेंट परफेक्ट की, इसको एक बार दोबारा से देखना, प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के सिर्फ सिंपल सी एक सिंगल सी बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे कोई एक्शन होता तो पास्ट में है लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। रिजल्ट अगर प्रेजेंट को इफेक्ट करता है तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। एक सस्पेंस के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख के चला देता हूं, नेक्स्ट टाइम आपसे आते पूछूंगा इसका क्या आंसर करोगे। इंडिया ब्लैंक फ्रीडम, इंडिया ब्लैंक फ्रीडम, प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे या पास्ट इंडेफिनिट लिखोगे? गोट या हैव गोट या हैज गोट, ये 2 ऑप्शन तुम्हारे पास देके जा रहा हूं, हैज गोट और गोट। ट्राई करना इसमें क्या आंसर आना चाहिए। नाइस क्लास, ठीक है बेटा, थैंक यू। ट्राई करके देखना इसमें। इंडिया फ्रीडम हुआ था 1947 में, लेकिन उस फ्रीडम का रिजल्ट आज भी हमारे ऊपर, आज भी उसका इफेक्ट है। देखना इस बात को थोड़ा सा सोच करके डीपली, आंसर भी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख करके जा रहा हूँ।
इंडिया ब्लैंक फ्रीडम, गोट या हैज गोट। आज के लिए हाँ बेटा, आज ये भी जो भी हमने स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल हैज गोट हैज गोट गोट हैज गोट, देखो गोट आंसर हो जाएगा बेटा। गोट आंसर तब हो जाएगा जब जैसे मान लो आप जीएस पढ़ते हो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, तो हमें पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने 1947 में फ्रीडम मिली है। अगर इसके सामने ही 1947 लिखूं, इंडिया ब्लैंक फ्रीडम इन 1947, तो बेटा ठीक हो जाता गोट। अगर ये नहीं लिख रहा तो इफेक्ट इसका आज प्रेजेंट में भी है। इंडिया का फ्रीडम होने का फायदा हम लोग आज भी उठा रहे हैं, तो पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट में उस चीज का रिजल्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। चलो आज के लिए बहुत है बेटा, इसको एक बार रिवाइज करके देखना ना। काफी 8 या 9 स्लाइड बनी है, इसके पीछे बहुत सारी अच्छी कॉन्सेप्चुअल बातें डील हुई हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। और एक जो मैंने ये आपको समझाया था एक्शन को लेकर के, इस बात को अगर आप समझ गए अच्छे से, इस वाली बात को, टाइम टेकन एक्शन कॉन्टिन्यूस में जाते हैं, क्विक इंडेफिनेट में, तो यहाँ से आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे ऑप्शंस को, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आंसर है। दोबारा से देखना। आज के लिए थैंक्स बेटा, बाय।